नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप की तरफ से आपके लिए CGSI का जो हम साइंस MCQ का जो सीरीज चला रहे थे उसका पार्ट 9 का साइंस MCQ का सीरीज लेकर के आया हूँ। चलिए आगे हम देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो CGSI के रामबाण भाग 9 का साइंस MCQ हम कर रहे हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले एक बात बता दूं मैं कि हमारा ये सीरीज चलाने का पर्पस फिर से बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये सीरीज चलाने का हमारा मेन पर्पस आप लोगों को रिवीजन करवाना है, ताकि जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनका कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए। और अगर आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है पूरी परफेक्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप एनालाइजर ऐप का टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। तो ये रिवीजन पर्पस है, तो हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? तो वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ये आप जान गए। तो देखिए मैं इसको आप ये तो आप आंसर सब बचपन से रट रहे हैं, मगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाता हूँ कि कैसे होता है वो। तो चलिए देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका चमगादड़ है, मान लीजिए कि आपका चमगादड़ है, जो भी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि दो ब्लॉक्स बिल्डिंग्स ब्लॉक्स हैं मान लीजिए, और बीच से गैप है। तो चमगादड़ क्या करता है कि पराध्वनिक तरंग यहाँ से निकालता है, अपने मुंह से बोल के निकालता है पराध्वनिक तरंग, जो कि ऐसे निकलते रहते हैं, तरंग के रूप में निकलते रहते हैं। तो जो तरंग इन ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं वो वापस इसके पास आ जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, टकराते हैं, वापस आ जाते हैं, टकराते हैं, वापस आ जाते हैं। वैसे सेम इधर भी होता है। तो और जो तरंगे सीधे निकल जाती हैं, ऐसी कुछ तरंगे, तो चमगादड़ को जो तरंगे सीधे निकलती हैं जो वापस नहीं आती हैं, इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट खड़ा उपस्थित है और यहाँ बीच में स्पेस खाली है जिससे मुड़ सकता है। इसलिए इन दोनों के बीच से ही चमगादड़ आराम से उड़ते निकल जाता है। और इसी तथ्य पे चमगादड़ अपना शिकार भी करता है। मान लीजिए यहाँ पे खाली स्पेस ना होकर यहाँ पे शिकार होता है छोटा सा, तो उसकी आकृति के रिफ्लेक्ट होकर के बनती है उसके दिमाग में, तो उसको पता चल जाता है अंधेरे में भी शिकार करने के लिए। तो इस प्रिंसिपल पे चमगादड़ रात अंधेरे में भी शिकार कर लेता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, तो अपश्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से कम वाली, तो सीधी सही बात है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो गलत बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने बताया था कि ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में होती है, तो दूसरा कथन ऐसे गलत हो जाएगा। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, सही बात है। और परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो चलिए इसका सही आंसर अब हम देखते हैं, और आपको इसका आंसर पता ही है, 1, 3 और 4 है। तो इसका मैं एक बार रेंज के बारे में बता देता हूँ आपको, ये तो पता ही चल गया कि अपश्रव्य और परश्रव्य समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए 0 से 20 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज चल रहा है, 0 हर्ट्ज से, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, और फिर यहाँ से फिर ऊपर। तो जो ये होता है ये इंफ्रासोनिक होता है, अपश्रव्य, जो आप पढ़े थे हृदय के लिए। ये 20,000 के बाद का होता है आपका परश्रव्य, जो चमगादड़ यूज करता है उड़ने के लिए, बताया था मैंने, उतना साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो बीच का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये होता है हम लोगों के लिए, जिसमें हम काम करते हैं मानव जाति, श्रव्य सीमा या ऑडिबल रेंज, तो ये हो गया आपका इंफ्रासोनिक इंग्लिश में, या फिर सुपरसोनिक। सुपरसोनिक आप मिसाइल भी सुनते हैं, तो जो मिसाइल जो साउंड पैदा करते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का पैदा करते हैं। तो चलिए आपको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया उस रेंज में काम करते हैं। तो पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण हवा प्रदूषण वो अलग बात है, आंखों के रोग
ओजोन लेयर में बाधा, और इनमें से कोई नहीं। हवा में प्रदूषण तो होता ही है, मगर इसका हम सब जो जिस साइंटिफिक टर्म में पूछना चाह रहे हो उसका आंसर हम नहीं, ओजोन लेयर में बाधा पैदा होती है। तो कैसे? तो हवा में प्रदूषण बीच में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा वायुमंडल जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसके ऊपर ऊपरी लेवल पे लगभग ये उड़ती है, इसलिए हम इसको इस आंसर को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, और इसमें ओजोन लेयर बाधा लेंगे। कैसे होता है कि जो जेट उड़ती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्यूल का दहन करती है और बहुत ज़्यादा सामने से जो हवा है उसको सक करती है। तो जो फ्यूल का दहन करती है उसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रदूषक रूप में से निकलती है, और वही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं NOx, वो ऑक्साइड्स ओजोन लेयर के डिप्लीशन में, ओजोन लेयर के क्षय में योगदान देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। समझ में आया? डेसिबल की बात, जहां भी डेसिबल की बात आई वो वातावरण में आपकी ध्वनि की तीव्रता, याद कीजिए इसमें तीव्रता शब्द और जोड़ लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेता है ना। तो इंटेंसिटी तीव्रता, तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में हम नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो इसमें 30 डेसिबल के लगभग आपकी जो बातचीत करने पर होती है वो होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और जानकारी दे देता हूँ कि जब भी हम फुसफुसाहट करते हैं, फुसफुसाहट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो 15 से 20 डेसिबल के आसपास हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जब भी हम बातचीत करते हैं तो 30 से हम 60 के आसपास यूज करते हैं डेसिबल। और जब भी हम चिल्लाते हैं तो हम 70 से 80 डेसिबल के आसपास यूज करते हैं। और जो मोटर वाहन हम चलाते हैं, मोटर व्हीकल जो हम चलाते हैं उसमें आपके 90 से 95 के आसपास हम यूज करते हैं। ठीक है, मोटर्स में, मोटर गाड़ी में। आपके कारखाने चलते हैं आपके वो 100 से 110 के डेसिबल में काम करते हैं, डेसिबल में। और जो आपके जेट जो उड़ान भरते हैं वो आपके 120 से 140 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ गए, ये लिस्ट आप बना लीजिएगा। आइंदा आपको कोई तकलीफ या नहीं होगी, इससे आपको सारे जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो आपके एक क्वेश्चन से ये 3 और 3 6 क्वेश्चन और निकल गए। तो आप 20 क्वेश्चन नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे बताऊंगा मैं, जिससे वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो WHO जो अपना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा 45 डेसिबल की जो सीमा है वही आपका एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। ठीक है, इससे ऊपर की ध्वनि को वो प्रदूषण की श्रेणी मानता है WHO। चलिए आगे देखते हैं, जो कि भारत में तो पॉसिबल नहीं है इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, कि इससे ज़्यादा तेजी से तो हम बात कर लेते हैं लोग यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा है वो आपकी 85 डेसिबल है। मतलब मनुष्य जो है 85 डेसिबल तक की जो साउंड उसको आराम से सह सकता है और स्थिर रह सकता है। मगर जैसे ही 85 से 90 डेसिबल पहुंचेगा तो उसको मानसिक रूप से और शरीर पर नकारात्मक असर डालने लग जाता है। इसलिए 85 डेसिबल हमारी सीमा है मानव शरीर की, याद रखिएगा। जो उससे पहले बताया मैंने 45 डेसिबल उस शहर की, नगर की वो थी प्रदूषण की सीमा, जो कि WHO का स्टैंडर्ड था। मगर हमारे बॉडी का जो स्टैंडर्ड है वो 85 डेसिबल तक हम सह सकते हैं। उससे अधिक की जो साउंड होंगी वो हमको नुकसान पहुंचाती है हमारे बॉडी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो हम देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि लगभग 85 बताया मैंने, तो 85 मैंने 80 के लगभग यही उसके आसपास का आंसर है। तो 80 डेसिबल का जो साउंड है इससे अधिक की अगर ध्वनि सीमा होगी तो हमको नुकसान पहुंचाएगी, मैंने पहले बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। तो इसको आंसर मैं बता दूं, इसको कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा आप लोगों को। तो एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। क्यों? तो इसका आंसर सीधा देखते हैं हम। क्योंकि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो एक बार उसको इस्पात में सुनाई देगा क्योंकि वो पटरी पर कान लगा कर सुन रहा है, और दूसरी बार उसको वायु से जो ध्वनि आएगी वो भी सुनाई देगी। तो पहले उसको धातु वाली जो पटरी पर कान रखा उसमें पहले साउंड आएगी, उसके बाद हवा वाली जो वायु में आएगी वो बाद में सुनाई देगी। तो ये पूछ लेते हैं कौन सा कब, इसको मैं आपको समझाया, इसका छोटा सा वही जो ग्राफ से बताया दे रहा हूँ आप लोगों को, कि ध्वनि का जो गमन होता है वो आपका ठोस में सर्वाधिक
उसका द्रव में, उसके बाद गैस में। इसलिए उसको पटरी में पहले सुनाई दिया, उसके बाद आपको वायु में, गैस में सुनाई दिया, इसलिए उसको 2 बार साउंड सुनाई दिया, जबकि हथौड़ा एक ही बार पीटा गया था। ठीक है, चलिए। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए, देखिए सितार और बांसुरी पे हम एक ही स्वर बजा रहे हैं, अभी ये बात ध्यान रखिए कि एक ही स्वर बजाया जा रहा है, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि दोनों समान स्वर बजा रहे हैं, फिर भी दोनों को दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, नहीं तारत्व, नहीं प्रबलता, नहीं ध्वनि गुणता। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम आती है, इसमें तारत्व प्रबलता है, ध्वनि गुणता तो काम आती है, और तारत्व प्रबलता काम नहीं आती है। तो तारत्व को आप पिच बोलते हैं और प्रबलता को आप लाउडनेस बोलते हैं। यहाँ जो काम आती है वो केवल ध्वनि की गुणता, उसकी क्वालिटी है। और इक्वालिटी भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोग बता देते हैं कि इसका आंसर बस ये होगा, मगर बताऊंगा आपको कि इसका आंसर यही क्यों है। क्योंकि ध्वनि की गुणता अर्थात दोनों से सेम स्वर बजाने पर भी दोनों से जो गूंज उत्पन्न होती है, दोनों की जो आप सुनने में जो अंतर महसूस होगा, दोनों के आपको अलग अलग जो गुण है उसके आधार पर बता रहे हैं, तो उनकी जो गूंज होती है, अनुनाद होता है, उस अनुनाद के आधार पर ही ये ध्वनि की गुणता डिसाइड होती है, और इसके आधार पर भी बताया जा सकता है कि कौन सितार का है और कौन आपका गिटार का है और बांसुरी का है। ठीक है, चलिए। तो अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। अनुरणन का मैं आपको बता दूं, शुद्ध हिंदी जाकर नहीं समझ पाएंगे, तो जो गूंज उत्पन्न होती है ना, उसको बात कर रहा है। और ये कथन और कारण है, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि भाई गूंज कब उत्पन्न होगी? जब एक ही साउंड चार दीवारों से टकराते रहेगी तो गूंज उत्पन्न होती है ना। और आप खुले में चिल्ला देंगे, वॉइस निकल जाए, कहीं टकराएगी नहीं, तो सीधा निकल जाती है, वहाँ गूंज उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए आप देखते हैं कभी आप चर्च किसी बहुत बड़े मंदिर में जाते हैं, आप जब चिल्लाते हैं तो वहाँ, क्योंकि मान लीजिए ऐसा दीवार है, ये 2 दीवार है, और आप यहाँ चिल्लाते, इससे टकरा के इस पे टकरा के इस पे, ऐसा जब साउंड परावर्तित होती है तो गूंज उत्पन्न होती है। तो परिवर्तन सही है उसका कारण में, तो इसका आंसर कथन कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे ट्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। तो जो हम सा रे गा मा पा धा नी सा, तो चलिए हम देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यहाँ तो 8 हो रहा है, तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो यहीं पे गलत हो गया। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है, और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है, तो यहाँ पे गलत है। ये सा जो शुरू वाला उसका 256 सही है, मगर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज नहीं होती है। इसका मैं आपको पूरा सीरीज बता दूंगा, ताकि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन है तो आपका क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है, और क्यों सही नहीं है इसका कारण आपको पीछे बताऊंगा। इसको बता दिया क्योंकि 8 होती है, अभी हमने उंगली पर गिना है, मगर कंफ्यूजन ही हो जाता है लोगों को कि सा से चालू होकर के सा पे खत्म है, दोनों सा है सर, नहीं। यहाँ बात करिए आवृत्ति की, है ना, आवृत्तियों की बात हो रही है। तो आवृत्ति में देखिए कि आवृत्ति इस सा की और इस सा की अंतर अलग होती है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा बोलते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा चिल्ला के बोल रहे हैं समझने के लिए, तो दोनों की आवृत्तियां अंतर, इसलिए वो 8 कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आपको इसका क्रम बताता हूं मैं, याद रखने का ट्रिक भी बता दूंगा मैं आप लोगों को कि कैसे इसको याद रखना है हमको। चलिए, तो आप लिख लीजिए पहले 7 स्वरों को, थोड़ा फास्ट करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो ये 256 पहला वाला, और लास्ट वाला 512 याद रख लीजिए। ठीक, तो 200 में 2 आता है, तो 200 वाला रेंज बस 2 ही रहेगा, एक 256, एक 288। फिर ये 2 के बाद 3 जो है, 3 में 300 चलेगा, 300 300 300 321 300 आपका 44, और आपका 384, ठीक है, या 386, हाँ। और यहाँ जो बच गए 2, तो इसमें फिर आ जाएगा 400 वाला, फिर क्योंकि 4 2 का गुणा जाए तो 2 वाला 2 ही रहेगा, 3 वाला 3 ठो है, देख रहे हैं आप, याद करने ट्रिक बता रहा हूँ मैं। और 4 वाला फिर 2 क्योंकि 4 2 का गुणा जाए, तो 400 400 दोनों लिख लीजिए, और इसमें आप डाल दीजिए 426, और इसमें आप डाल दीजिए 480। तो याद रखेंगे आप इस तरीके से। यहाँ देखिए 20 40 80 है ना, 20 40 80, फिर 20 और 80, 4 दूना का 8 हो गया, और यहाँ आपका 56 से 88, और ये 512। पहले आप 256 याद रखिए शुरू वाला, लास्ट वाला 512 याद रखिए, और उसका फिर दो वाला 2 होगा तो 288 ले लीजिए, फिर 300 वाला 3 होगा, 3 3 लिखे, 21 44 86 426 480। ठीक है, याद रखना ट्रिक है कि 20 300 3 3 3 करने का, तो 20 20 40 और 20 40 20 दूनी 40 40 दूनी 80, ऐसे याद हो गया ये। ठीक है, यहाँ भी 420 और उसका 40 छोड़कर सीधा 80, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सीरीज याद रखिएगा, ताकि चैनल कोई भी क्वेश्चन आपसे आप फ्यूचर में ही बन सके। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है?
तो रेडियो तरंगों की होती है। तो इसको ऐसे तो कोई इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है, इसको मैं आपको पूरा लिस्ट लिखा देता हूँ जाके आपको क्लियर हो जाए चैनल क्वेश्चन पूरे। तो हम देखते हैं, तरंग लंबाई के आधार पर आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका मैं लिख दूंगा और आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैं ट्रिक बताऊंगा, उसका याद रखिएगा। मेरे साथ साथ बोलिएगा रमी। रमी गेम बहुत फेमस है, कार्ड पत्ती वाला। तो रमी को ऐसे लिखिए हम, IUMY ना लिख करके रमी लिखिए, रमी लिख दिए। फिर फुक्सुक वांगड़ू बोलते हैं ना, फुक्सुक वांगड़ू। तो जब आप फुक्सुक वांगड़ू याद कर सकते हो तो आप वुक्जक याद रखिए, फुक्सक की जगह वुक्जक। तो वुक्जक याद रखिए, वुक्जक, वुक्जक, ठीक है। तो इसको आप एक साथ याद रखिए, रमी को एक साथ याद रखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क्रम निकल जाएगा आपका। तो आर से रेडियो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइक्रोवेव हो जाएगा, ये आपका इंफ्रारेड हो जाएगा, ये आपका विजुअल हो जाएगा, विजुअल रे। ये आपका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। ये आपका हो जाएगा एक्सरे, और आपका हो जाएगा गामा किरण, गामा किरण। तो ये सबसे क्रम है, मतलब यहाँ पे जब आप यहाँ से इस ओर बढ़ेंगे तो उसका जो तरंगदैर्घ्य की लंबाई है वो घटेगी, ठीक है। ये हमारी इसकी सर्वाधिक है और ये नीचे वाले की कम है। तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई हमने पीछे पढ़ा था। और एनर्जी इसका उल्टा होता है, एनर्जी को जो ग्राफ बनेगा यहाँ सब सर्वाधिक, गामा की एनर्जी सर्वाधिक होती है, और इस ऊपर जब आप आएंगे यहाँ पर तो रेडियो की सबसे कम होती है, एनर्जी की बात हो रही है। तो ये इससे आपका जितने भी क्वेश्चन बनेगा, और याद रखना ट्रिक भी बता दी मैंने, रमी और फुक्सक वांगड़ू से वुक्जक याद रखिएगा, ठीक है। तो फुक्सक वांगड़ू से वुक्जक, वी वुक्जक से VUXG, ठीक है। और ये हो गया रेडियो, रेडियो को रेडियो ही लिखते हैं, ऐसा रेडियो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोवेव को आप माइक्रोवेव ही करके लिखते हैं, उसको याद रखिएगा। इंफ्रारेड को संरक्त लिखते हैं, ये बता देता हूँ मैं। विजुअल को दृश्य प्रकाश लिखते हैं, दृश्य प्रकाश। अल्ट्रावायलेट को पराबैंगनी लिखते हैं, पराबैंगनी। एक्सरे को तो एक्सरे लिखते हैं, और गामा को गामा ही लिखते हैं। तो इसमें अवरक्त याद रखिए, इंफ्रारेड का वो होता है, और माइक्रोवेव को माइक्रोवेव ही लिखते हैं। जो एग्जाम में आता है वो लैंग्वेज बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ये लिस्ट आप बना लीजिएगा पूरे अच्छे से इसको, ठीक है। एक सेकंड आप लोगों को देता हूँ समय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। चलिए, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सिग्नल यूज करते हैं हम उसमें? तो रेडियो तरंग का यूज करते थे। याद रखिएगा, इसमें दो आंसर याद रखिए हम सर। पहला हो जाएगा रेडियो तरंग और दूसरा हो जाएगा आपका इंफ्रारेड और रक्त किरण। तो पहला रेडियो किरण और रक्त किरण, ये दोनों याद रखिएगा। हम जो टीवी का जो रिमोट यूज करते हैं, किसी का रिमोट यूज करते हैं, जैसे मैंने भी रिमोट यूज कर रहा हूँ, तो इसमें से पहले रेडियो तरंग का यूज होता था सर्वाधिक, पर अब आजकल और रक्त किरण का यूज हो रहा है, इंफ्रारेड लाइट का। क्योंकि इंफ्रारेड लाइट ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करती है। तो एक रेडियो तरंग याद रखना और एक रक्त किरण आपको याद रखना है, इंफ्रारेड लाइट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं मैं, तो इसका आंसर देखिए। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, है ना। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर रट लेंगे, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन बना क्यों है। ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि श्रव्य और आपका दृश्य दोनों एक साथ आपको शुरू होते हैं, ऐसा दिखाता है। मगर आप तो जानते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो तरंग होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है ध्वनि तरंग की तुलना में, है ना। वो ज़्यादा स्पीड से तो ट्रेवल करता है, तो हमको दृश्य पहले आना चाहिए, साउंड बाद में आना चाहिए, है ना। फिर भी कैसे आंसर ले लिया, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ सुनाई देते हैं। क्योंकि हम बात करें टीवी का, और टीवी में इन दोनों को एक साथ ही मैनेज करने के लिए, दोनों एक साथ दिखे, एक सिंक्रोनाइजर मशीन उसमें लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश किरण और ध्वनि किरण दोनों को सिंक्रोनाइज करके एक साथ आपके सामने रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलिए, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो जब भी चित्र बोलेगा तो याद रखिए कि आयाम मॉड्यूलेशन हो जाएगा, और जब भी ध्वनि बोलेगा, साउंड बोलेगा, तो आपका आवृत्ति मॉड्यूलेशन हो जाएगा। इसलिए जो आप रेडियो यूज करते हैं वहाँ आवृत्ति का यूज होता है, ध्वनि साउंड के लिए, ध्वनि संदेशों के लिए, और चित्र संदेशन के लिए आयाम। याद रख लीजिएगा, चित्र बोला तो आयाम, ध्वनि बोला तो आवृत्ति, ठीक है। चलिए, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। बंकित का मतलब आप समझा, बंकित मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में, और उसका कारण क्या है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। तो देखिए, इसमें आपका कारण सही है और कथन गलत है। क्यों? क्योंकि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, और विद्युत चुंबकीय है तो विद्युत चुंबकीय तरंग कभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में
डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो अर्थात यहाँ पर इसका कथन तो गलत है और कारण सही है। ठीक है, तो कथन गलत है परंतु कारण सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर, मतलब मान लीजिए कि समुद्र तल है। चलिए आगे इसका आंसर बता दूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा मैं। तो 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहा है वायुयान की चाल अधिक होती है। कथन ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो ये तो सीधी सही सी बात है कि देखिए इसका आंसर आपको बता दूं, फिर कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ये आर सही है परंतु ए गलत है। ए गलत क्यों है आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। तो ये गलत है। क्यों गलत है आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि दोनों की मैक संख्या क्या 1 है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेम ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं, है ना। फिर भी अंतर कैसे आ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री, 1 सेकंड, क्यों ऐसा होता है देखिए, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो याद रखिए कि देखिए एक समुद्र तल, ये समुद्र तल है, यहाँ पे एक जेट उड़ रही है और इससे 15 किलोमीटर की हाइट पर एक उड़ रही है ना, 15-15 किलोमीटर। जो क्वेश्चन उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको स्केच पे। तो होता क्या है कि देखिए इसकी भी मैक संख्या 1 है और इसकी भी मैक संख्या 1 है, मतलब दोनों समान स्पीड से चल रहा है, सब समझिए। मगर दोनों क्योंकि मैक संख्या 1 होने की वजह से, और जैसे जैसे आप पृथ्वी की तल पे ऊपर बढ़ते हैं तो आपको पता है कि तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो भाई उसकी स्पीड में कमी आएगी। इसलिए मैक संख्या के 1 का साउंड प्रोड्यूस करने के बाद भी, क्योंकि तापमान के साथ साथ उसकी स्पीड में 0.6 से कमी आती है प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसलिए ये थोड़ा स्लो रहेगा और ये फास्ट रहेगा। समझ गया बात को इस कॉन्सेप्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको नॉर्मली समझाया नहीं जाता है, मगर ये सारे कॉन्सेप्ट और खोल के मैं बता सकता हूँ, मगर इसमें आपको कम टाइम में अधिक क्वेश्चन आपको बताना है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझना होगा तो आप एनालाइजर ऐप का वीडियो कोर्स एनरोल कीजिए, वहाँ मैं ही बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ आप सबके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, बताया था मैंने कि मानक ध्वनि स्तर आपको 60 डेसिबल है और 80 डेसिबल हम मैक्सिमम सह सकते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा कि WHO ने 45 डेसिबल बताया है, हमारा शरीर जो सह सकता है वो 80 से 85 डेसिबल है, मगर हमारे शरीर के लिए जो आरामदायक है, जिसमें हमको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो, 80-50 में हम डिस्टर्ब होते हैं, वो है 60 डेसिबल। आपको समझना कि हमारी WHO का जो नगर का सीमा है 45 डेसिबल है, हमारे शरीर के लिए कंफर्ट सीमा है वो 60 है, हमारा शरीर सह सकता है 85, 80 से 85 डेसिबल, उसके ऊपर का ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो इसका देखिए आंसर, क्वेश्चन कई लोग करवाते हैं और सीधे बता देंगे 10 मेगाहर्ट्ज इसका आंसर ले लीजिए, मगर मैं बताऊंगा कि कैसे 30 मीटर के आधार बैंड पर, मतलब ये उसका तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है और आपको ये निकालना है कि कैसे निकल रहा है, इसकी वाहक तरंगों की आवृत्ति बताइए, फ्रीक्वेंसी बताने बोल रहा है, तो कैसे बताएंगे आप। तो चलिए मैं आपको इसका गणना करके बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहीं पर गणना करना पड़ेगा मुझे, तो चलिए मैं गणना कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये क्लियर कर दिया। चलिए मान लीजिए कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ये क्वेश्चन आप जानते हैं, जहाँ की न्यू जो है वो आवृत्ति है ना, सी जो है ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, और लैम्डा जो है आपका तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य। ठीक, तो यहाँ आपका तरंगदैर्घ्य 30 मीटर दिया था, न्यू आपको निकालना था, तो न्यू निकालना है। सी और प्रकाश का वेग आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, अप्रोक्सी होता है ना। और तरंगदैर्घ्य जो दिया था 30 मीटर, 30 मीटर, ये मीटर प्रति सेकंड को आप ऐसे लिख लीजिए, तो मीटर यहाँ ऊपर रह जाएगा, सेकंड मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका वाला, और इसका मीटर नीचे रह गया। तो यूनिट में ये मीटर से मीटर कट गया, मीटर सेकंड को मैंने मीटर प्रति सेकंड लिख दिया और ये मीटर से मीटर काट दिया, तो ये 1/s बच गया। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 1/s ये बच गया है, याद रखिएगा। और इसको 30 बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर है, 3 इधर से 10 दे देते हैं तो 30 हो गया, और इधर बच गया 10�7। ठीक है, 1/s, तो ये 30 से ये 30 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10�7, तो सीधा क्या बच गया आपको, न्यू इज इक्वल टू 10⁷ 1/s। और ये आवृत्ति का यूनिट होता है, तो 1/s को हम हर्ट्ज बोलते हैं।
और 10 की घात 7 को हम क्या लिखते हैं 10 लिखिए, और 10 की घात 6 लिखिए, और 10 की घात 6 को हम क्या लिखते हैं 10 लिखिए, और 10 की घात 6 को हम लिखते हैं मेगा और ये हर्ट्ज। ठीक, तो इस प्रकार 10 मेगा हर्ट्ज ये बचा था, आपका आंसर आया था, जो कि देख लीजिए आप 10 मेगा हर्ट्ज कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको डिटेल में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो एनालाइजर का वीडियो कोर्स एनरोल कीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रतीक सिंह, और आप सब हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।